हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज इतिहास के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जो खबर है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो सभी छात्र यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं किसी भी स्तर पर, या कोई भी भारतीय सामान्य व्यक्ति भी आज की इस न्यूज को लेकर के काफी खुश होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो थार रेगिस्तान में मिला है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करें। अभी रिसेंटली ये खबर हमारे चर्चा में न्यूज़पेपर में देखने को मिली थी और इससे पता चला था कि जो थार रेगिस्तान, जहां पर कोई भी गांव भी आसानी से नहीं बसता, जहां पर लोग अभी भी रहने से घबराते हैं, उस जगह पर कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर हुआ करता था। यानी कि 4500 साल पुराने इस स्थल के बारे में अब जाकर के हमको खबर मिली है, जबकि इस क्षेत्र में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता फिर से चर्चा में आई है, क्योंकि पहला हड़प्पा स्थल थार रेगिस्तान में अब जाकर के मिल गया है और इसकी बाकायदा पुष्टि हो चुकी है। लोगों ने, इतिहासकारों ने इसके प्रूफ दिए हैं, सारी चीजें की हैं। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हड़प्पा काल का ही है, कैसे यह शहरी सभ्यता का है, या इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसकी क्या क्या अन्य जो पक्ष हैं, उन सभी पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में यह सभ्यता कैसे बसी। या यह भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में ऐसी सभ्यता के होते हुए भी यहां पर रेगिस्तान या थार डेजर्ट कैसे बन गया, यह भी हो सकता है। दोनों चीजें इसमें संभव हैं और उन सभी संभावनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वो स्थल कौन सा है, उसकी खोज करने वाली टीम क्या है और उन्होंने इसके बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तीसरा, यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्वीय साक्ष्य कौन कौन से हैं, और यहां से हम कैसे कह सकते हैं कि यहां से जो स्थापत्य या जो शहरी संकेत है वो कैसे हैं, कैसे कह सकते हैं कि यह शहरी सभ्यता का लक्षण है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो आप अच्छे जानते हो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और उसका हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हमारे लिए आज की डेट में क्या है, जो कि आपके और हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अन्य जगह पर भी किसी भी स्तर पर चर्चा की जा सकती है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। थार यील्ड हड़प्पन साइट शिफ्टिंग इंडस वैली मैप, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के मैप को इसने एक नया आयाम और जोड़ दिया है, शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम मैप के बारे में चर्चा करें तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैप था, ये आपका मैप था ये वाला, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मिले हैं। ये रहे आपके कुल मिलाकर के। अब इसको अगर हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो स्थल है, अगर आपका यहां पर मिलने लगे तो आपका ये मैप इस तरीके से भी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मैप आपका इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि ये और आगे भी जा सकता है अगर देखा जाए तो। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपके कई और चीजें भी आपकी इस तरीके से आपके इस मैप को बना सकती है। तो ये जो चीज है इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसने इसके मैप को बदल दिया है, किस तरीके से बदला है, क्या चीजें हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आप में से जो सभी छात्र चाहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 प्लस नंबर आए, प्रॉपर IAS की पोस्ट मिले, तो उनको अभी से 2026-27 को ध्यान में रखते हुए इतिहास वैकल्पिक विषय प्रतिज्ञा जुलाई बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच आपको मिल जाएगा 14,999 रुपए में, और इस बैच में आप 12 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। अभी जस्ट 3 क्लास आपकी हुई हैं, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, और इसमें अभी एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल एक बिगिनिंग स्टेज में होंगे और सारी चीजें कवर करेंगे। जितना डिले करेंगे उतना आप लोगों को नुकसान होगा, समय जाएगा, और जितनी अच्छी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं समस्या बन जाएगी।
ओके, ध्यान रखिएगा। और आप में से जो सभी छात्र 2026, 2027, 2028 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया गया है। अगस्त हिंदी मीडियम का बैच है और ये शाम को बैच स्टार्ट किया जा रहा है और ये बैच 12 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है 2027 के लिए। और जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 8 तारीख 2026 वाले, 2027 या 2028 वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश बैच किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2027 वाले के लिए अगर आप बात करेंगे तो एम के लाइव कोड के माध्यम से ये बैच मिल जाएगा आपको 32,999 रुपए में। यानी कि वो सभी चीजें आपको मिलेंगी जिसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में आपको जरूरत पड़ती है। यानी कि कंप्लीट फाउंडेशन क्लास, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस, टेस्ट सीरीज जिसके लिए आपको अलग से कोई खर्च नहीं करना है, प्लस साथ के साथ आपको मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप, बुक्स, पीडीएफ, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। साथ के साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करें तो अभी आप मेरे साथ इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हड़प्पा स्थल के संदर्भ में। थार रेगिस्तान, थार में एक देखेंगे तो ये है आपका एक मैप, ये रहा इंडिया का मैप है, आप समझ रहे होंगे, ये रहा इस तरीके से। और ये इंडिया का मैप आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका, इधर है पाकिस्तान और इधर है आपका इंडिया। और ये जैसलमेर का इलाका है। जैसलमेर से रामगढ़ तहसील में एक जगह है राडाडिया रिढेरी, यहां पर बिल्कुल बॉर्डर के पास, ये रहा बॉर्डर के पास। और इधर आपका पाकिस्तान है, बॉर्डर के पास आपकी जगह है। पाकिस्तान के सादेवाला से 17 किलोमीटर पूर्व में, यानी कि सादेवाला जो जगह है उसके 17 किलोमीटर पूर्व में। और रामगढ़ तहसील जो है भारत की, जो यहां पर जो रामगढ़ तहसील है उसके 60 किलोमीटर दूर बिल्कुल बॉर्डर पर मिला हुआ आपका ये शहर है। अब तक हम लोग ये मानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मूलतः पाकिस्तान, पाकिस्तान का पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका। भारत में आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ऊपरी हिस्सा, गुजरात, ये 3-4 क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा केंद्र है। यानी कि हम अगर मैप को देखें तो देखेंगे तो आपका ये रहा आपका पंजाब का इलाका, गुजरात का इलाका, हरियाणा का इलाका, ये रहा। और ये थोड़ा सा राजस्थान का इलाका, ये रहा, ये वाला हिस्सा, ये रहा। यहां पर ये सभ्यता से सबसे ज्यादा स्थल मौजूद है। थोड़े से आपके एक आध दो स्थल हैं आपके यूपी में भी हैं, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी है, मांडा है, ओके। इवन देखेंगे तो आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो दायमाबाद है। लेकिन ये बहुत बहुत कम स्थल हैं। थार के रेगिस्तान के इस इलाके में कहीं पर भी कोई भी स्थल नहीं था। यह पहली बार है, फर्स्ट टाइम, कि इस क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी स्थल मिला है। यानी कि इसने यह सिद्ध कर दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है और हम लोग उन सभी स्थलों को नहीं खोज पाए हैं, ठीक है ना। यानी कि यहां से हमें जो स्थल मिला है राडाडिया रिढेरी 4500 साल पुराना है, पूर्व है, वर्ष पुराना है, ये इतना जिसकी खोज हो चुकी है, इतना लंबा है। और रामगढ़ तहसील से बिल्कुल 60 किलोमीटर बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास में आप देख सकते हैं राडाडिया रिढेरी जो है। और इसकी आपके सभी स्तर पर जितने भी आपके अच्छे संस्थान हो सकते हैं उन सभी ने इसकी पुष्टि की है। और इसकी जो जानकारी है इंडियन जर्नल ऑफ साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ साइंस में इसका प्रकाशन हो चुका है, यानी कि यह केवल कहने वाली बात नहीं है, बाकायदा इसका पुष्टि हो चुकी है और शोध के लिए प्रस्तुत भी कर दिया गया है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, तो यह बाकायदा प्रूव्ड है कि यहां से यह स्थल मिला है, इतना पुराना है। और इसमें कई बेहतरीन बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, वो सभी इसमें यहां पर पहुंचे, उन सभी लोगों ने इस पर खोज की है। और यहां से जो स्थल आप देख सकते हैं ये रहा आपका,
इसका मतलब है ये क्षेत्र आपका यहां से आपका आ जाता है, ये रहा, ये रहा, यहां पर बॉर्डर में। तो इतना बड़ा क्षेत्र भी अब आपके अंडर में आ गया है, जो कभी बिल्कुल सूखा था, जब यहां पर कभी कोई स्थल नहीं था। अब इसमें देखेंगे तो कौन कौन सी टीम है, कौन कौन लोग हैं। इनमें देखेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास और संस्कृति के शोधकर्ता दिलीप कुमार सैनी, जैसलमेर के विश्वविद्यालय के आपके पार्थ जगानी, ये रहे, जैसलमेर के हैं ये रहे दिलीप कुमार सैनी, पार्थ जगानी हैं। इसके अलावा राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल हैं, ठीक है ना, जरवन आपके खरकवाल हैं। इसके अलावा आपके रविंद्र ढेगड़ा हैं, डॉक्टर तमेग पंवार हैं, और स्थानीय योगदानकर्ता चतर सिंह जाम और प्रदीप कुमार गर्ग भी हैं, जिन्होंने इन सब चीजों पर अपना प्रमुख योगदान दिया है। इनमें दो सबसे बड़े लोग हैं, पंकज चांडक और कहा जाए तो कृष्णपाल सिंह अरावली कॉलेज के, जिन्होंने इस दौरे की पुष्टि की और इसको प्रूव किया। यानी कि दो लोग जिनको आप देख सकते हैं, डॉक्टर पंकज चांडक, इनका आना समझ लीजिएगा कि इस बात की पुष्टि करना है कि कुछ तो बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और डॉक्टर कृष्णपाल सिंह, और ये दोनों जो हैं बेसिकली ये हैं अरावली कॉलेज के, और ये जब आए तो इन्होंने समझ लीजिएगा कि इस बात को पुष्ट कर दिया कि ये स्थल है, यहां से हमें ये सारी चीजें मिली हैं और ये बिल्कुल सही है। इनका आना मतलब किसी भी स्थल के महत्व को दर्शाता है। ये रहे बिल्कुल रेगिस्तान में। अब यहां पर हमें क्या क्या मिला है पुरातत्व साक्ष्य की बात की जाए तो यहां देखेंगे तो लाल और गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन, कटोरे, घड़े, छिद्रित जार हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये रहे आप देख सकते हैं। ज्यामिति डिजाइन से बने हुए हस्त निर्मित बर्तन हैं, हाथों के बने हुए बर्तन। चर्ट ब्लेड हैं, रोहरी पाकिस्तान से आयातित जो कि वहीं पर बनते थे, उनके भी यहां पर एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि वहां से इनका निर्यात होता था यहां पर। मिट्टी और शंख की चूड़ियां हैं, टेराकोटा केक है, त्रिकोणीय गोलाकार इडली के आकार की, पत्थर की चक्कियां हैं, पत्थर के आकार की ईंटें हैं, पच्चर के आकार की, भट्टियों के संकेत हैं, और मानक आयताकार ईंटें हैं जो हड़प्पा की योजना की जैसी ईंटें हैं, सेम वैसी ही यहां से हमको ईंटें मिली हैं। हड़प्पा शहरी नियोजन के मानक की आयताकार ईंटें, यानी कि पूरे हड़प्पा स्थल में आपने पढ़ा होगा कि वहां की ईंटों का आकार लगभग एक जैसा था, जो स्टैंडर्ड था बिल्कुल। तो इसका मतलब है इन सारी चीजों से हमें पता चलता है पुरातत्व साक्ष्य से कि यह ग्रामीण बस्ती नहीं है, ग्रामीण नहीं बल्कि ये शहरी बस्ती के संकेत हैं, ये सभी के संकेत हैं शहरी बस्ती के, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस समय के एविडेंस को दर्शाते हैं। जैसे लाल मृदभांड जो कि रोहड़ी का लाल ब्लेड पत्थर है, टेराकोटा केक है, शंख की चूड़ियां हैं, या पुरानी भट्टियां मिलती हैं जो आपके ईंट पकाने के काम आती हैं, भट्टियां हैं। ये जो सारे अवशेष हैं, भट्टी, शंख की चूड़ियां, ये शहरी संकेत को दर्शाती हैं, क्योंकि ये शहरों के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। ये रही चर्ट ब्लेड और हस्त निर्मित बर्तन, ये वाले जो ऊपर वाले जो 4-5 पॉइंट हैं, ये सब के सब आपके शहर के संकेत बताती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिट्टी के शंख की चूड़ियां, टेराकोटा केक है या चर्ट और ब्लेड है, ये पाकिस्तान से आयातित, यानी कि ये व्यापार को दर्शाती हैं, व्यापार को दर्शाती हैं। ये रही कि इनका व्यापार मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता के अन्य जो स्थल हैं उन सभी जगह से इनका होता था, यानी कि ये वहां से संपर्क में है, जो इस बात की प्रूव करता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है, यानी कि उनका क्षेत्र उस जगह से व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यह बात आप अच्छे से जानते हो कि राजस्थान की एक प्रमुख जगह है गणेश्वर, तांबवती, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का आयात निर्यात किया जाता था, उनका उत्पादन करके उसको सप्लाई किया जाता था गणेश्वर से। तो गणेश्वर और कालीबंगा के बाद अगर हम कहें तो एक महत्वपूर्ण स्थल इस थार रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में आपका कौन सा है? रारायरी डेयरी।
जो कि व्यापारिक संपर्क को पूरी तरीके से आपको बताता है कि उनके संसाधन, उनका विनिमय, उनका व्यापार किस तरीके से चलता था और बाकी अन्य क्षेत्रों से इसका संपर्क भी था। यानी कि यह बात बताता है, क्या थार डेजर्ट में भी लोग रहते थे? क्या कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नदी क्षेत्र में बसी हुई थी, वो सभी नदी क्षेत्र के अलावा इस रेगिस्तान में भी सभ्यताएं विकसित थीं? यानी कि अब तक जो प्रूफ चलता था कि भाई सभी की सभी जो जितनी भी बस्तियां हैं वो नदी के किनारे थी और हरे भरे क्षेत्र में थी, या फिर कैसे डेवलप हुई, किस तरीके से डेवलप हुई, अब आप समझिएगा। तो इनको आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है स्थापत्य और शहरी, क्योंकि यहां से हमें स्तंभ वाली भट्टिया संरचना मिली है, कनवीर मोहजोड़ों से मिलती जुलती जैसे वहां से मिली है। प्राचीन दीवारों के अवशेष हैं जो नियोजित निर्माण का संकेत देती हैं। इसके अलावा मानक ईंट है, मानक ईंट है जो इनके शहरी सभ्यता के संकेत देती है और यह बताती है कि इनका संबंध पाकिस्तान के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से रहा है। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइट। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो पहली बार ध्यान रखिएगा, खोज और ऐतिहासिक प्रभाव के संदर्भ में देखें तो महत्व की चर्चा करें तो कह सकते हैं पहली बार, प्रथम बार थार में एक स्थल मिला है। थार के डेजर्ट में एक स्थल आपको मिला है, यानी कि ये बेसिकली उस जगह को फिल करता है जो गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के जो स्थल हैं इनके बीच के संपर्क को बढ़ाता है। अब तक इस जगह पर खाली जगह पड़ी हुई थी। इस जगह पर राजस्थान का ऊपरी हिस्सा जो हरियाणा के आसपास में है, गणेश्वर, कालीबंगा, इस क्षेत्र में, इस बीच में यहां पर कोई भी स्थल नहीं था, इसको इसने फिल किया है, खाली जगह को इसने जोड़ा है। यह बहुत बड़ी चीज है, यानी कि उस पुरातात्विक गैप को भरने की कोशिश की है जिस जगह पर हड़प्पा का कोई स्थल अभी तक मौजूद नहीं था। उस जगह को भरने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल और केवल नदी और हरे भरे क्षेत्रों में नहीं थी, बल्कि उस कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी मौजूद थी जहां पर संसाधन नहीं थे। यानी कि रेगिस्तान में भी इस सभ्यता का पूरा विवरण मौजूद है। इसका मतलब है कि यह काफी ज्यादा सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। जिसमें अगर हम बात करें कि जो एक इतिहासकार हैं दिलीप कुमार सैनी ने कहा था कि यह ऐसे दुर्गम और रेतीले भाग में मौजूद है जो कि ऐसी बस्ती का संकेत देती है जो यहां की कठोर परिस्थितियों में सहन करने के लिए तैयार थी और सहन करती रही। यह समझ लेना। और पाकिस्तान से इसकी सीमा के पास में है, इसका मतलब इसका सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा बताया गया है। और जब आपके एक प्रोफेसर हैं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के सहायक प्रोफेसर और एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी के लेखक पंकज चांडक और अरावली महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर कृष्णपाल सिंह ने जब इन स्थल का दौरा किया तो इसका महत्व अपने आप में बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और उन्होंने बताया कि यह 50 बाई 50 के क्षेत्र में मौजूद है। उन्होंने कहा कि 50 इंटू 50 मीटर के क्षेत्र में मौजूद है, का क्षेत्र है और एक शहरी सभ्यता है, ठीक है ना। और उन्होंने ये कहा कि यह विलुप्त हो चुकी, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे है। कभी इस क्षेत्र में विलुप्त सरस्वती नदी बहा करती थी, यह उन्होंने कहा कि उसके मुहाने पर है और सबसे दुर्गम क्षेत्र में खोजी गई यह पहली स्थिति है अगर हम बात करें तो। ओके, तो इसका महत्व इस बात में निकल करके सामने आता है। बात आती है इसका सामरिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व की। तो पहली बार हम बात करें तो एक दुर्गम रेगिस्तान में स्थित पहला स्थल है। ये दुर्गम रेगिस्तान में स्थित पहला स्थल है। यहां पर सोचिएगा दूसरा महत्व यह है
कि संसाधनों के अभाव में, संसाधनों के अभाव और कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में सभ्यता बनी रही। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा हरे भरे क्षेत्रों में ही नहीं रही, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में भी रही। इसका मतलब है कि यह कोर क्षेत्र के बाद, कोर के बाद परिधीय क्षेत्र में भी, परिधीय क्षेत्र में भी समानता दर्शाती है, समानता दर्शाती है। यानी कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बेहतरीन सिविलाइजेशन थी, जिसका कोर सेक्टर तो एक जैसा था ही, साथ के साथ आउटर वॉल जो है, जहां पर छोटे छोटे क्षेत्र, गांव या छोटे छोटे शहरों का विकास हुआ, वहां पर भी सेम व्यवस्था थी, सेम सारी स्थिति थी। अब आप समझ सकते हो। चौथा, इसका व्यापारिक महत्व। व्यापारिक महत्व इसका काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका संपर्क है सभी जगह से। इसके प्रूफ हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से इसका लेन देन था, सारी चीजें थी। यानी कि इसने देखा जाए तो उस धारणा को चुनौती दी है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह केवल और केवल हरे भरे क्षेत्रों में हो सकती थी। यानी कि हरे भरे क्षेत्रों की अवधारणा को इसने चुनौती दी है, को चुनौती दी है उन क्षेत्रों को, एक तरीके से देखा जाए तो। यानी कि इसके माध्यम से हमें इतिहास की एक नई समझ विकसित करनी होगी, हमको एक मौका दे रही है कि इतने बड़े क्षेत्र में रह करके कैसे रही। इसका मतलब है इस क्षेत्र में जो लोग हैं, रहने वाले लोग, वो परिस्थितियों के अनुसार ढल चुके थे, परिस्थितियों के अनुसार ढल चुके थे, बिल्कुल रेगिस्तान में। यानी कि वो संघर्षशील बन चुके थे, संघर्षशील थे। या ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में रहने वाली जो जातियां, जनजातियां या क्षेत्र लोग होंगे, हो सकता है कि वो कोई और हो। मतलब कोई और का मतलब उसी व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ ऐसी जनजातियां, ऐसे लोग विकसित हुए जो इस संघर्ष में, इस कठिन परिस्थितियों में रहने के हैबिचुअल थे, और उन्होंने उन देशों के साथ, उन राज्यों के साथ संपर्क करके इस सभ्यता का यहां पर विकास किया। हो सकता है कि एक नया कंसेप्ट इसमें और जुड़े, अभी बहुत कुछ हमें सीखना समझना होगा। यानी कि एक विस्तृत नेटवर्क और जटिल और जीवंत परिस्थितियां यहां पर मौजूद थी, ये कंडीशन है। यानी कि उस गैप को भर रही है जो अब तक नहीं था। जटिल परिस्थितियों में भी सभ्यता मौजूद थी, और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसका मतलब एक मिली है तो थार डेजर्ट में और भी सभ्यताओं के स्थल हो सकते हैं। यानी कि इसके अलावा हम कह सकते हैं अन्य स्थल भी हो सकते हैं, हो सकते हैं इसके अलावा। यानी कि हमको एक मौका मिल रहा है, हमें एक मौका मिल रहा है कि हम अभी और खोज करें। लेकिन अब यहां पर मैं एक जो चर्चा करने जा रहा हूं वो ये कि जब ये लोग इस डेजर्ट में रहने के हैबिचुअल थे, तो फिर यह सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तब इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? भाई, सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में अब तक तो हम ये मानते रहे, जो पतन हम मानते थे वो सामान्य जो व्यवस्था थी वो थी आपकी जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन हम कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति, परिस्थिति या हम कह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति का पतन होना, स्थिति का पतन होना। हम ये मान के चलते थे कि भाई नदी घाटी की परंपरा थी, तो स्वाभाविक सी बात है बाढ़ आ रही थी, जिसके हमें सारे चित्र मिले थे, एविडेंस मिले हैं। कहीं से हमें आग लगने के एविडेंस मिले हैं, कहीं से हमें जल प्लावन के एविडेंस मिले हैं, कहीं से हमें नदी मार्ग परिवर्तन के एविडेंस मिले हैं, सारी चीजें मिली हैं। भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिति का पतन होना, कि भाई इनका व्यापार जो है आगे चलकर बंद होने लगा, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन क्या इस अवधारणा से
जो कि रेगिस्तान में ऑलरेडी ये सभ्यता रहती है, सारी चीजें हैं, आखिर वहां पर ये कैसे पतन हो गया? तो हो सकता है कि अब इसमें एक नई अवधारणा इसमें आपकी और जुड़ सकती है और नई जुड़ेगी। वो है कहीं ना कहीं आपका दूरदर्शिता, दूरदर्शिता और संसाधनों का सही उपयोग, संसाधनों का सही उपयोग, उपयोग। दूरदर्शिता की कमी और संसाधनों का सही उपयोग ना होना, ये दो अवधारणाएं इसमें और जुड़ सकती हैं और जुड़ेंगी कहीं ना कहीं। अब कहोगे कैसे? अगर हम इतिहासकारों की बात माने तो इस सभ्यता में इस जगह पर आपकी नदी सूख गई, सरस्वती नदी। यानी कि ये वो क्षेत्र जहां पर खेती नहीं होती आज की डेट में प्रॉपर तरीके से, लेकिन सभ्यता थी, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो होता होगा। नदी थी, इसका मतलब है वहां पर कुछ ना कुछ खेती बाड़ी कुछ ना कुछ होती थी, तभी लोग सरवाइव कर रहे थे। और दूसरा, इनके संसाधन। जब हम पतन की अवधारणा को दोस्तों पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि जब हम दूर की ना सोच करके संसाधनों का मैक्सिमम दोहन करने लगे, उसका अधिकतम शोषण करने लगे, तो उस कंडीशन में पर्यावरण की दुर्घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आज के समय में हम देख सकते हैं। आज के समय में हम देख सकते हैं धीरे धीरे जल के स्रोत नष्ट हो गए, हमने जंगल काटे विकास के नाम पर, आज भी वही कर रहे हैं। अगर हम हमारा एनजीटी ना हो तो हम सबको जंगलों काट करके बराबर कर दें। जंगल काटे, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, बाढ़ आई, कभी सूखा पड़ा, जिसकी वजह से वहां की व्यवस्था पूरी तरह खराब होने लगी। क्या आज आप नहीं देख रहे अतिशय दोहन की वजह से कितने शहरों के नीचे जो भूमिगत जल का स्रोत है वो खत्म होता चला जा रहा है? अगर बाहर से सप्लाई ना आए तो उन शहरों के लोग क्या करेंगे? आज से आने वाले 10-20 साल के बाद में क्या करेंगे? वो पलायन ही करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी को नजरअंदाज किया था, दूरदर्शिता को हटा दिया था, संसाधनों का सही दोहन नहीं किया। इसका मतलब है वनों की उन्होंने अतिशय कटाई की, संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, ज्यादा अतिशय दोहन किया। बढ़ती आबादी, जनसंख्या बढ़ ही रही थी क्योंकि विकास हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर अतिशय खेती की गई होगी, अतिशय उत्पादन के लिए भूमि पर दबाव डाला गया होगा। तो हो सकता है कि भूमि की उर्वरता खत्म हुई हो, खासकर इस क्षेत्र में नदी का जल सूख गया हो, पानी की किल्लत होने लगी हो, सूख गया हो। जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसका मतलब है इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नदी के सूखने का बहुत बड़ा कारण था हमारा अतिशय दोहन और जलवायु परिवर्तन की व्यवस्था। और दूसरा, अतिशय कृषि भूमि पर दबाव, जिसकी वजह से कृषि भूमि भी बंजर होती जा रही। अभी आपके पंजाब राज्य और हरियाणा के क्षेत्र में क्या देखने को मिल रहा है? धीरे धीरे जमीन जो है हमारी बंजर होती जा रही है। बढ़ती आबादी, सीमित संसाधन, अतिशय दोहन और दूरदर्शिता की कमी, यह कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पतन का बहुत बड़ा कारण था। इसका मतलब है इस क्षेत्र में और भी सभ्यताएं होंगी जिन्होंने इसी तरह की समस्या का सामना किया होगा। इसका मतलब है उन्होंने दूरदर्शिता की कमी की वजह से पानी के स्टोर करने की व्यवस्था नहीं बनाई होगी कि हम पानी को बचा के चलें, पानी का संरक्षण करें। जब नदियां मार्ग परिवर्तन कर रही थी तो क्यों नहीं उसके लेकर के आपने बांध बना करके पानी को स्टोर करने के नए तरीके विकसित किए? जब नदियां सूख रही थी तो उसका आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए एक सही तरीका क्यों नहीं बनाया? जबकि आप विकसित थे और शहरी सभ्यता के लोग थे, कहीं ना कहीं आपने उसको इग्नोर किया होगा। शायद इसी वजह से सभ्यता का पतन और तेजी से हुआ, लैक ऑफ विजनरी अप्रोच। यह सभ्यता, यह स्थल इस बात का सबूत है, इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की कमजोरी थी। अचानक मानसून शिफ्ट नहीं होता है, नदियां अचानक नहीं सूखती हैं, झीलें अचानक नहीं सूखती हैं, संसाधन अचानक खत्म नहीं होते, बल्कि जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उसको भविष्य के लिए बचाने की कोशिश नहीं करते, उनके सही दृष्टिकोण नहीं अपनाते, मानवीय अवधारणा को नहीं अपनाते, तो इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में ये अवधारणा और भी रही होगी, जिसकी वजह से आपने इस क्षेत्र में डेजर्ट को देख रहे हो। यस, यही चीज है, ये आपकी नई अप्रोच को जन्म देती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए अब आपको कुछ नए कारण और भी लिखने होंगे, नए कारण और भी आपको जानने होंगे। थैंक यू। और आज का जो क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हो, थार रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में हड़प्पा बस्तियों की उपस्थिति क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मायने हैं? 250 शब्दों में इसको लिखिए। थैंक यू। और इतिहास वैकल्पिक विषय से फटाफट मेरे साथ जुड़िए और 300 प्लस नंबर के लिए, प्रॉपर आईएएस के लिए अभी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसमें 12 तारीख तक आपके एडमिशन चल रहे हैं। तो फटाफट कीजिए, डिले मत कीजिए। MK लाइव कोड के माध्यम से बैच को 14,999 रुपए में ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।